हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष से, जिसका नीट 2024 का स्कोर 701 है आउट ऑफ 720, जो बहुत बड़ा बात है। पहली बार रॉयल्स एकेडमी से किसी बच्चे को 700 प्लस मार्क्स आया है। और इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष के पूरे प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, किस तरीके से नीट का तैयारी वो किया पिछले 3 सालों में। क्लास 11-12 में पहले तैयारी किया, फिर 12th के बाद उसका स्कोर था 560, फिर एक साल ड्रॉप करके उस 560 वाले स्कोर को 700 प्लस वाले स्कोर तक लेके गया। इस पूरे जर्नी के बारे में हम लोग बात करने वाले इस पॉडकास्ट में। और साथ ही साथ जो नीट 2024 में स्कैम हुआ है, जिसके बारे में हर जगह बात हो रहा है, उसमें हम लोग जानेंगे एक टॉपर का पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो नीट का पूरा माजरा चल रहा है, जिसको नीट स्कैम के नाम से सब लोग बोल रहा है, तो एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत गलत हुआ यार, ठीक है। बट वो लोग के लिए बोलना बहुत इजी है। एक ऐसा बच्चा जिसका रैंक भी थोड़ा उस वजह से गड़बड़ा गया है, जैसे मान लो किसी को 650 नंबर आया, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उसका रैंक आना चाहिए था अंडर 10,000 और उसका रैंक 25,000 भी नहीं आया, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी ये तो गड़बड़ है। बट तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका मार्क्स 700 प्लस है, मतलब कि तुम टॉप अचीवर्स के लिस्ट में हो। तो अगर मान लो पूरा एग्जाम वापस से होता है, तुमको बहुत नुकसान हो जाएगा उससे, बिकॉज वापस से पूरा तैयारी करना और हर चीज वो माइंडसेट में भी निकलना। तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो हम लोग जानना चाहते हैं कि एक ऐसा अचीवर जो कि एग्जाम दिया है और जेन्युइनली अच्छा नंबर लेकर के आया है, 700 प्लस मार्क्स लेकर के आया है बिना किसी ग्रेस मार्क्स के, ठीक है, उसका इस पूरे चक्कर में क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, जो भी चल रहा है बाहर से कोई भी देखे तो वो चीज़ गलत ही लगेगा, और गलत हुआ भी एक्चुअली। बट मेरे लिए 1 साल ड्रॉप देके और भी जितने लोग हैं 3 साल 4 साल 5 साल घर में अपना कितना ये करके ड्रॉप लेते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, उनका सोचिए जो इतना साल प्रिपरेशन किए, अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है 650 660 700 आ रहा है, वो काफ़ी मेहनत किए हैं अपने मेंटली भी और स्टडीज़ को लेकर भी। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही इनजस्टिस हुआ है कि इतना लाते हुए भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, जो कि लास्ट ईयर आराम से मिल जाता। इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन जो कि कभी साल में प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो सारी चीज़ें काफ़ी मतलब ये हुई है कि हमारे साथ भी इनजस्टिस हुआ है, जो बच्चे अच्छे किए हैं। और जो ये इससे ये भी हो सकता है कि जो अनडिजर्विंग लोग हैं वो लोग कॉलेज जा सकते हैं। तो काफ़ी गलत हुआ ये सब चीज़ें। तो मतलब जैसे इतना सारा बच्चा को 720 आउट ऑफ 720 आ गया, या फिर इतना सारा बच्चों को 700 प्लस मार्क्स आ गया, क्या पेपर एक्चुअली इतना इजी था? नहीं, पेपर इजी बोलना तो बहुत गलत है, क्योंकि हाँ बहुत गलत बात है, क्योंकि पेपर एक्चुअली अच्छा था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ एकदम इजी था कोई भी आके बना दे, वैसा पेपर नहीं था। फिजिक्स भी अच्छा था, केमिस्ट्री भी अच्छा था, और बायो भी एनसीईआरटी बेस्ड था। कुछ क्वेश्चन तो थे अच्छे भी। तो ओवरऑल पेपर में काफ़ी अच्छा बोलूँगा, और लास्ट ईयर ही जैसा था वैसा कुछ बहुत ये नहीं था कि मतलब इजी या मीडियम बोलूँगा मैं। तो पेपर अगर मान लो कि ऐसा जिस स्टैंडर्ड का नीट होता है उसी स्टैंडर्ड का हुआ है, तो फिर तो 2 बात हो सकता है। या तो एक्चुअली कुछ चक्कर है, कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर इस साल अचानक से बच्चे बहुत तेज बैच के आ गए कि इस पूरे बैच में बच्चे बहुत ज्यादा शार्प है, जो थोड़ा अनलाइकली लगता है। बिकॉज थोड़ा बहुत चेंज एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा आ जाए। जिससे मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर 700 प्लस कितने बच्चों को आया था? 700 प्लस आई गेस, जैसे मेरा 701 पे 1600 रैंक है इस बार। हाँ इस बार। लास्ट ईयर इवन झारखंड टॉपर थी, उनका था 705, उनका रैंक 140s में था। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 700 प्लस जो आया होगा वो लगभग 200 बच्चों को आया होगा। हाँ 200 से 300 बच्चों, 200 से 300 बच्चे। हाँ। तो 200-250 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 700 प्लस आया था, ठीक है। 2021 में जो झारखंड टॉपर थी जारूबी, रॉयल्स एकेडमी के स्टूडेंट थे, उसका 697 में 202 या 203 रैंक ऐसे कुछ था। तो मेरे को लगता है कि 700 प्लस में 200 बच्चों के आसपास हम लोग मान सकते हैं।
और इस बार 700 प्लस में करीब करीब 1500 बच्चा 1600 बच्चा, ज्यादा ही हो गया ना तुम्हारा? 1600 नहीं, एक इवन इतना था कि मेरे को अगर 701 से 700 आता, मैं आराम से 2200-2500 में रैंक चल जाता। इतना ज्यादा ही मतलब डिफरेंस, 2000 रैंक। हाँ, एक मार्क्स पे आई गेस अप्रोक्स 650 से 750 बच्चे बैठे हैं। तो ये जो 10 टाइम्स हो गया, 200 बच्चे थे 700 प्लस में, आज 700 प्लस में 2000 बच्चे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो लग रहा है वो ग्रेस मार्क्स ही है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक फेयर डिसीजन होगा कि बस ग्रेस मार्क्स जिनको मिला है उनका री एग्जाम हो जाए, बाकी सारे बच्चों का री एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोगों का एग्जाम मई में खत्म हो गया, तो अब क्या है कि प्रिपरेशन थोड़ा आउट ऑफ टच भी हो जाता है और मेंटल प्रेशर से भी लोग थोड़ा फ्री हो जाता है। तो अब ऑप्ट नहीं करेगा भाई इतना नंबर लाने के बाद वापस से रीटेस्ट हो, और क्या पता वापस से इतना नंबर आए कि नहीं आए। तो बेसिकली ये बेस्ट डिसीजन होगा सबके हित में कि बस जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसका वापस से री एग्जाम हो जाए। खैर, अब ये वाला प्रकरण जो है तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, हर जगह इसका बात हो रहा है, तो इससे थोड़ा हम लोग हटते हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जो बच्चे अभी क्लास 11th या क्लास 12th में, जब उनको ये पता चल रहा है कि इस तरह का चीज भी हो रहा है उस स्तर पे, और उस एग्जाम को लेके जिसका सपना लेके वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन पे क्या बीत रहा होगा? उनके क्या फ्यूचर के, उनके तुम उसके जगह अगर होते, अभी तुम क्लास 12th में होते, क्लास 11th में होते, या इस साल ड्रॉप कर रहे होते, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता कि हम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां पे ये चक्कर हो रहा है? मतलब एज सच अ बिट ऑफ डिमोटिवेशन तो आता ही, उसको कैसे ओवरकम करे बच्चा? थोड़ा बताओ अपने आप के पर्सपेक्टिव से, कि अपने आप को उस जगह पे रख लो जो कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं, बिकॉज तुम रिसेंटली उस फेज को पार किए हो, तो उस जगह पे अगर खुद को रखोगे तो इस डिमोटिवेशन से कैसे निकलोगे? देखिए, ये एग्ज़ाम काफ़ी लोग के लिए बस एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, सबका सपना है, घर वालों का सपना है। मेरे हिसाब से इतना बड़ा एग्ज़ाम है, मेरे हिसाब से बस आपको अपने आप पर देखना चाहिए। एग्ज़ाम तो ये तो होते ही रहता है, पहले भी होता था, अब किसको पता, क्योंकि ये इस बार थोड़ा मास लेवल पे हुआ है, इसलिए सारे लोगों को पता है कि ऐसा हुआ है, तो इसलिए सब आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि सही है, ठीक है। बट आपका काम पढ़ाई करना है। आप ये चीज़ का टेंशन लेके कि एग्ज़ाम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, न्यूज़ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा। आपको जो आ रहा है वो भी नहीं रहेगा आपके पास। अगर मेरे को पता होता कि ये साल ऐसे होने वाला है, या थोड़ा दिन अगर पता चलता कि हाँ ये हो जाएगा, तो अगर मैं इस चीज़ को लेता तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाते। मेरे हिसाब से आपको इतना होना चाहिए कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि जो बच्चा डिटरमाइंड है ये सब चीज़ के लिए कि हाँ मुझे एक अच्छा कॉलेज घुसना है, एम्स में जाना है, वो अपना प्रिपरेशन अब चालू रख रहा है। कुछ भी न्यूज़ होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, आराम से पता चल जाएगा आपको, इतना न्यूज़ आराम से आ जाएगा आपको। तो आपको ये होना चाहिए कि आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब सारा चीज़ को हटा के, साइड हट के सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन का आप डिसाइडेड हो, आप 11th में हो, आपको 2 साल बाद देना, 12th में हो, तो आप ये सब सारी चीज़ों को साइड में रखिए और अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। वैसे भी इस साल का जो भी डिसीजन होगा उससे क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों को ऐसा कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम जिस साल एग्जाम लिखेंगे उस दिन उस समय सब कुछ फेयर होगा। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे ये वाला बात, इस लेवल पे इसको पॉपुलैरिटी मिल गया है, इतने ज्यादा लोग इस बात को लेकर के आवाज उठाए हैं, और ये बात जिस स्तर पे पहुंच गया है, वापस से एनटीए के स्तर पे इस तरह गड़बड़ी हो, ये बहुत अनलाइकली अब लग रहा है मेरे को आगे से। और हाँ बोलो। मतलब आप ये भी देखें कि इतना ऑल इंडिया लेवल पे हर चीज़ अब हो गया, सारे गवर्नमेंट कमिटीज अब बैठ रहे, तो मेरे को नहीं लगता आगे से एनटीए से ऐसा कुछ ये होगा। और जो करते भी हैं ऐसा ये काम, तो उन लोग के लिए भी अब काफ़ी ये रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप अपना डिटर्मिनेशन सीधा रखिए और अपने पे फोकस करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि कंडीशंस कुछ भी हो, हम लोगों के हाथ में वो चीज तो है नहीं। हम लोगों के हाथ में क्या, अपना एफर्ट है, अपना मेहनत है, अपना प्रिपरेशन है, उसमें फोकस करना चाहिए बच्चों को। क्लास 11-12 बच्चों को इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन मेरा कैसे होगा। चलो अब इस बात को यहाँ पे थोड़ा होल्ड करते हैं और वापस चले जाते हैं। हम अभी जाएंगे क्लास 10th के बाद तुम्हारा, ठीक है। क्लास 10th के बाद तुम साइंस लिए, तुम्हारे पास 2 चॉइस था, या तो तुम इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने लग जाते या तुम मेडिकल का प्रिपरेशन करने लग जाते, ठीक है।
इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा क्या बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। मेडिकल में सीट्स कम होता है, ठीक है, बट फिर भी तुम मेडिकल को चुने, उसके पीछे का वजह थोड़ा बताओ। ये पहले तो मतलब हाँ अपना था कि हाँ डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है ये वो, बट हाँ अल्टीमेटली थोड़ा मैथ से भी प्रॉब्लम था मेरे को, मैथ से दिक्कत था। और एकदम ऑनेस्टली मेरा कोई अच्छा मार्क्स नहीं था, ना मेरा कोई टॉपर बैकग्राउंड ये सब था, कुछ नहीं, नॉर्मल 10th में 86% थे। स्कूल के रिजल्ट होते थे, मतलब रिजल्ट लेके आके घर में ऐसा एकदम टेंशन वाला माहौल रहता था, तो हमेशा से वैसे ही रहा है। बट हाँ 10th में कोरोना के बाद कुछ पता नहीं कैरियर को लेकर सीरियसनेस आती है कि हाँ अब थोड़ा सीरियसली हेल्प पढ़ाई को लेना चाहिए, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं घर का कि हमको सपोर्ट कर पाए आगे जाके, तो सीरियसनेस आई। उसके बाद जब ये पैंडमिक, पहले तो ऑनलाइन ही चला, मैंने ब्रदर्स में एडमिशन ले लिया, और हाँ मतलब हाँ सीरियसली मैंने भले ही ऑनलाइन था, मैंने वो सारा चीज़ों को वो नहीं किया कि इससे पढ़ाई हैम्पर होगा। क्लास ख़त्म हो गई थी पूरा ऑनलाइन में, जूम में क्लास होता था, वो करके फिर मेरा काम रहता था उस टॉपिक का क्वेश्चंस करना, उस टॉपिक से पूरा रिवाइज करना, डीसी पांडे ये सब बनाना। तो पढ़ाई तो हैम्पर मेरा नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा मेंटली इफेक्ट होता है ये सारी चीज़ों को लेकर कि मेरा इतना पीछे रह जाएगा और लोग आगे निकल जाएंगे, ये सब थोड़ा रहता है। बट हाँ बट ये देखिए आप सबके लिए होगा, मेरे लिए अकेले तो होगा नहीं, सबके लिए होगा। तो मैंने वो सारी चीज़ों को साइड किया, अपना बस पढ़ाई पे फोकस किया। मतलब मेरे को लगता है कि मेडिकल जो भी बच्चे चुनते हैं क्लास 10th के बाद, उसमें से मैक्सिमम लोगों का एक्चुअल रीजन वो रिस्पेक्ट वाला पॉइंट रहता ही है, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिलता है, वो इज्जत जो मिलता है। खास करके कोविड में जिस तरह का रिस्पेक्ट का कर्व बढ़ा, तो उस समय काफी लोग मेडिकल के फील्ड में और शिफ्ट किए। खैर हम अपने बैच में हम तो जेई के टीचर हैं, ठीक है, सिलेबस वाइज तो मेडिकल और जेई में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम के पैटर्न में या एग्जाम के स्टैंडर्ड में या एग्जाम के मार्किंग में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम लोग जेई का बात करते हैं तो जेई उतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं है। अगर किसी बच्चे को जेई मेन में 50% स्कोर आ जाता है तो उसको डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। 60% स्कोर 70% में तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। सेम गोज विद जेई एडवांस्ड आल्सो, बट एडवांस की तरफ नहीं जा रहे, हम जेई मेन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज जेई मेन में बल्क होता है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, जैसे नीट में होता है। तो अगर 50-60% मार्क्स भी किसी बच्चे को आ रहा है तो उसको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। वही अगर हम बात करें नीट का, नीट पे तो इस साल का बात अगर नहीं भी करें हम, इस साल थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, बट अदरवाइज भी एक बच्चे को 80% प्लस स्कोर तो किसी भी हालत में चाहिए, बिल्कुल 80% चाहिए। मेरे को लगता है कि 90% प्लस होने पे अच्छा कॉलेजेस मिलेगा, बट 80 प्लस कम से कम चाहिए, जबकि ये परसेंटेज जेई वाले केस में बहुत ज्यादा हो गया। पहला पॉइंट तो ये कि हाई स्कोरिंग गेम है नीट, ठीक है, तो वो हम जानना चाहते हैं। पहले इस पे आते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम जो होता है उसमें बच्चा किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि जेई में जब हम लोग बात करते हैं क्लास में, कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन के अपने अंतिम दौर में है और वो कह रहा है कि सर ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो है बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक शुरू भी हम नहीं किए, तो वहां पर क्या होता है ना कि अगर वो बच्चा 3 चैप्टर छोड़ भी देता है तो उसको इतना कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा कि सिलेक्शन पे उसका बात आ जाएगा, बिकॉज 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, वो 3 क्वेश्चन नहीं भी बनाएगा तो इट्स फाइन, बाकी बचे हुए सिलेबस में वो एक अच्छा रैंक ला सकता है। नीट में तो ये अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता है कि सिलेबस का कोई भी पार्ट को वो छोड़े। तो जो हाई स्कोरिंग गेम होता है, मेरे को लग रहा है परसेंटेज तो आ रहा है बोर्ड एग्जाम के जैसा बच्चों को, और क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव, और 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि हर मिनट में एक सवाल, तो थोड़ा मामला टाइट है। तो इसको OMR भी उसमें भरना, उसमें OMR भी भरना है, तो ये पूरा चीज बढ़िया से एक्सप्लेन करो कि एक तो हाई स्कोरिंग गेम, ऊपर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा, ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा एवरेज होगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा, और आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो उसको तुम किस तरीके से प्रोसीड किया, और क्या तुम सजेशन दोगे क्लास 11-12 के बच्चों को जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए जेई मेंस मेरे हिसाब से जेई मेन और नीट का लेवल क्वेश्चन के हिसाब से वो तो सेम है, एडवांस तो काफ़ी हाई लेवल हो जाता है। और इधर आप जेई है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी अफोर्ड कर सकते हो, अब इधर मेडिकल में आप प्राइवेट कॉलेज सबके लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है।
तो मेरे हिसाब से और काफ़ी ज़्यादा नीट में आई में मेरे हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हाई स्कोर ही करना, मतलब एक सेफ साइड के लिए हाई स्कोर ही करने वाला ही एक गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्ड कर सकता है। और मतलब 10-15 अगर हज़ार आपको रैंक आ रहा है तो ही आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में घुस सकते हैं, तो उसके बाद तो फिर है, बट उतने अच्छे नहीं हैं, आपको वो नहीं मिलेगा कि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बात रहा हाई स्कोर करने का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मतलब देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, आपका सब्जेक्ट पे होल्ड कैसा है, आपका क्या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपको बायो में अच्छा लग रहा है, फिजिक्स अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है। और मतलब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि एक नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा मैथ्स आ जाता है इसीलिए। तो लेकिन वही है कि वैसा नहीं है कि आप मैथ्स का डर से बायो ले ले तो आपको ये दोनों ही, बायो भी यहाँ आके लगता है कि क्या ले लिए, ऐसा लगता है, फिर रिग्रेट भी होता है। बट हाँ, वो सब सारी चीज़ वो तो हर जगह है, वो सारी चीज़ों को अगर साइड करके आप अब बस जितना आपको नॉलेज चाहिए आप उतना ही करें, ज़्यादा मतलब ये इतना नहीं कि आपको डेप्थ में जाना है। मेरे हिसाब से आपको डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, और जितना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसी पे स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह से कोचिंग कर रहे, 10 जगह से प्रिपरेशन कर रहे, उससे फ़ायदा नहीं। आप एक जगह पे स्टिक रहिए, उसी का क्वेश्चन फॉलो कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ भले ही हर जगह ले सकते हैं, आप उससे आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो और फिज़िक्स के लिए भी आपको वैसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, आपको एडवांस ये सब करना है, बहुत एडवांस क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं। बहुत लोग करते हैं कि एन अवस्थी बना रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में अगर ले रहे हैं एन अवस्थी, MS चौहान, ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको NCERT फॉलो करना चाहिए। कोचिंग में जो मटीरियल्स है, आप PYQs करिएगा, आप जितने भी साल का PYQs ले, आपको लगेगा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है। अगर आप उस चैप्टर का उस टाइम करिएगा, ये इसलिए टफ हो जाता है मेरे हिसाब से क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें हैं, और जेई की तरह यहाँ आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आपने एक क्वेश्चन छोड़ा, 4 नंबर गया, आपका रैंक इतना पीछे जाएगा कि आपको लगेगा कि हम क्यों छोड़ दिए। फिर 1 साल देने से अच्छा भले ही वो ज़्यादा 1 वीक चैप्टर लेगा, ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है जो एकदम महीना या साल चल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर तो एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, और भले ही आप कुछ टॉपिक्स छोड़ दें कि जिससे जो टॉपिक्स का बहुत कम वेटेज है, मतलब चेंज तो कुछ भी हो सकता है, किस्मत कब ख़राब हो, बट हाँ नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा ट्रेंड आता नहीं है। और हमेशा क्वेश्चन मीडियम लेवल का ही रहा है और हमेशा ही रहेगा, ऐसे मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव है। और इन्फ्लेशन तो हो गई क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, पर इस बार 25-28 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, और हर साल 5 से 7 लाख बच्चे बढ़ ही रहे, तो इन्फ्लेशन होना ही है। आपको हमेशा ये देखना है कि आप कैसे और हाई स्कोर कर सकते हैं। आप हमेशा ट्राई तो आप कर ही सकते हैं, आपको ट्राई ही करना, आपके हाथ में अपने ऊपर एफर्ट्स डालना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही कुछ भी हो, स्कैम हो या पेपर टफ हो या कुछ नहीं, आपको एफर्ट्स डालना है। और आप कहीं भी कोचिंग में प्रिपरेशन भी करें तो आपको लगेगा कि हाँ हम नीट से +1 ही कर रहे हैं। PYQs आप देखिएगा तो लगेगा ये क्या PYQ है, तो आराम से बन जा रहा है। तो ये हमेशा मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, और ऐसे ही होते भी आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो PYQ के स्टैंडर्ड है और आपका जो प्रिपरेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होता है। हाँ, वो हमेशा से हाई होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि पेपर नेक्स्ट ईयर हार्ड आने वाला है तो एकदम हम एडवांस क्वेश्चंस करने लगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेटली आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन NCERT लाइन से आ रहा है, आप बाहर का नॉलेज करके क्या करिएगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन लेंदी आ जाता है या कुछ उस तरह का न्यूमेरिकल्स आ जाता है जहाँ पे फंसने का भी चांस आता है तो बच्चे छोड़ के स्किप करके आगे ही बढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ये हर क्वेश्चन मोर और लेस ऐसा ही होता है कि आप देखिए और वो 1 मिनट के अंदर बन ही जाएगा आपसे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मतलब क्वेश्चन वैसे ही बनाया जाता है कि जल्दी बन जाए। वैसा पैराग्राफ क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, वो तो एडवांस का ही हो गया, कैटेगरी हो गया। और आते मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी अगर आते हैं, आप मेन है कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आपको हर चीज़ में डेप्थ नॉलेज ज़रूरी नहीं है, आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, यहाँ आप देखें कि इजी क्वेश्चन है, इजी पेपर अगर आ रहा है, इजी पेपर आए वो मतलब मेरे हिसाब से इजी पेपर आना इज़ अ मोर डिफिकल्ट थिंग देन हार्ड पेपर। उसमें सिली मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देख के लगे अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है, आराम से मार दिए, पता चलता है कि जा
प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी। तो अब सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है, मतलब एक सिली मिस्टेक आपने किया एक क्वेश्चन में 5 नंबर गया, आप आराम से 100-200 रैंक पीछे चल जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है जैसे जेई है, उसमें क्योंकि एग्जाम में पर क्वेश्चन जो समय अलॉटेड है वो ज्यादा है, तो वहां पे सिली मिस्टेक का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 180 मिनट्स 180 क्वेश्चंस, तो सिली मिस्टेक का जो चांस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए बच्चा अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करे? मतलब 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, उसी में आपको OMR भी करना है। और अगर आपका मतलब आप नीट देने जाओगे तो आपको बीच में सारा फिंगरप्रिंट्स ये सब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आपको मतलब इतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रिपरेशन मतलब एक आइडियल ये होता है कि आपको क्वेश्चन देखते ही वो चीज़ हिट करे। क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि मैं क्वेश्चन देखा मुझे सोचना पड़ता था। बहुत बच्चों के साथ ये ज़रूर होता है कि मतलब देख के टॉपिक ही नहीं आता था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आपका प्रिपरेशन आप तब आइडियल मान सकते हो जब आपको क्वेश्चन दे के हिट करे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आपको अगर आपको रिएजेंट देख के हिट करे तो मेरे हिसाब से वो होता है कि आपका ऑर्गेनिक अच्छा है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, उसमें ये नहीं जानना कि मतलब बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए। और बात रहा सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का, तो वो मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, फुल सिलेबस टेस्ट दिए, उसको एनालाइज किया कि कहाँ इनकरेक्ट लिखवा, क्योंकि बच्चे ये सब में भी करते हैं कि इनकरेक्ट नहीं पढ़ा या करेक्ट नहीं पढ़ा। क्योंकि अब जो ट्रेंड हो गया वो अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ नहीं रहा है, जेई में भी अब वैसे मेंस में भी वैसा ही ट्रेंड हो गया कि अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन ये सब भी आ रहे हैं, जो कि एम्स के टाइम पे आया करते थे। तो आपको प्रिपरेशन भी वैसे ही करना है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और आपको न्यूमेरिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तभी आपका ओवरऑल मतलब पेपर ओवरऑल ही देखा जाएगा कि आपको अगर भले ही आपको फिजिक्स में 180 आ जाए, अगर आप केमिस्ट्री और बायो स्कोर नहीं कर पाएगा तो कोई ये मतलब नहीं बनता है। तो सिली और बायो में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होता है कि मतलब हाँ, बायो में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से बायो में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता है, न्यूमेरिकल्स तो वैसे ही नहीं आएगा, तो और सिली मिस्टेक का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और बायो ही आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा से बूस्ट करेगा। 50% 720 का होता है, 360 मार्क्स बायो ही अकेले लेके जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको बायो पे तो मेन फोकस करना चाहिए और उसको हमेशा लेके जाना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने बायो को एक साइड कर दिया था कि हाँ बायो है तो हो ही जाएगा, बट सबसे ज़्यादा बायो ही की वजह से अफेक्ट हुआ। और मतलब अगर मेरा बायो अच्छा होता, फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ठीक था कि मुझे 610 आ जाता तो मुझे कहीं भी भले कॉलेज मिल जाता। तो बायो ही मेरा अफेक्ट हुआ। और उसमें मतलब मैंने जब एनालाइज किया नीट 23 का पेपर, तो पता है सिली मिस्टेक आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब ख़राब भी लगता है उस चीज़ का। तो आप और इस साल मैंने बायो पे अच्छे से फोकस किया, फिजिक्स केमिस्ट्री तो किया ही, अच्छे से मतलब प्रिपरेशन के लिए मैंने अच्छे बुक्स बनाए और सिर्फ एनसीईआरटी, कोई बाहर का नॉलेज, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं। मतलब पढ़ाया तो जाता ही है एक्स्ट्रा बाहर, बट हाँ ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, आपका मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा +1 लेवल पे जा सकते हो बस। लेकिन हाँ एंड में सिर्फ एनसीईआरटी हाइलाइटर लेके पूरा नोट्स हाइलाइटर लेके पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, वही काफ़ी है। और जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स आजकल आ रहे हैं, राजीव विजय हो गया, ये सब बुक ब्रदर्स डीपीपी रहता है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। बस आपको हाँ उसमें मतलब आप पढ़ते पढ़ते कोई पॉइंट्स मिस कर गए तो वो सारे बुक्स में वैसे ही क्वेश्चंस दिया हुआ है कि, और आपको अगर लगा कि आपको नहीं मिल रहा है वो चीज़, तो आंसर की में उसका पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अब प्रिपरेशन को आपको काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये सब पहले ही से नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, बायोलॉजी के लिए तुम बोले एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी थॉरली पढ़ने से बायोलॉजी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग सबके दिमाग में होता है, जैसे मेरे को बायोलॉजी का बहुत जानकारी तो है नहीं, जो भी जानकारी है वो सुना सुनाया बात ही है, तो ये मिथ है कि सच है कि बायोलॉजी जो है बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट है? नहीं ऐसा कुछ एकदम मिथ है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल रहा होता है, तो थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करो कि ये वाला पार्ट याद करने का है, इसमें दिमाग लगाना है, क्यों उसका ऐसा मिथ बना हुआ है, और थोड़ा बस्ट करो उस मिथ को। ये तो प्रॉपर मिथ है, मतलब मैंने इतने लोग से सुना है कितने बार टेस्ट में बायो में कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स बोल देते हैं अरे तो बायो में कैसे कम ला रहा है, बायो का ही स्टूडेंट है।
बट हाँ बायो इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी का ही 2 बुक आपको देख के लगेगा कितना पढ़ना है इसमें भी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें फिर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको लाइन बाय लाइन करना है, समरीज करना है, कितना रट पाइएगा आप, उसका भी तो लिमिट होता है। तो अब भले ही, और मेरे हिसाब से आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर आपको कंसेप्ट वो चीज़ आ जाता है तो रटने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, आप समझ गए कोई टॉपिक को। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेगा तब लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो आता ही है, ये चीज़ तो अब मतलब नॉर्मल सा बात है, तो ये चीज़ आता ही है। अगर आप रटने वाला बात की तो कुछ कुछ चैप्टर्स आपको रटना ही पड़ेगा। अब आप एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्लांट वाली चीज़ें वैसे ही बोर करती है आप, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही, छोड़ तो सकते नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। तो उसके लिए आपको रटना तो है ही, बट आप ये चीज़ हाँ मतलब पहले से आप मान के चलिए रटना है, बट ये नहीं कि आपका मेन फोकस है होना चाहिए रटने में। आप कोई भी चैप्टर आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मेन आपको कंसेप्ट ग्रैब करने पे फोकस करिए कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो ज़्यादा वो नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि वो आपको बहुत ये लगेगा, आप तुरंत उस चीज़ को ये कर लीजिएगा, हाँ एक बार रिविजन कर लीजिएगा, तब आपका वो चीज़ पूरा बैठ जाएगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस बुक्स है वो आप कर सकते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। एक आइडिया दो कि कितना क्वेश्चन एक नीट एस्पिरेंट को ऐसा सॉल्व करना चाहिए, अपने हिसाब से बताओ, चैप्टर वाइज ही बता सकते हो कि केमिस्ट्री मान लो एक चैप्टर है तो उसमें इतना क्वेश्चंस कम से कम बना लेना चाहिए, या डेली बेस पे बता सकते हो कि अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो अभी क्लास 12 पास किया और उसको नेक्स्ट ईयर नीट देना है, तो उसके पास अभी जितना समय है, मेरे को ऐसा लगता है कि करीब करीब 10 महीने के आसपास उसके पास समय है, और वो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है अगर, तो कितना समय उसको थ्योरी में देना चाहिए, कितना समय क्वेश्चंस में देना चाहिए, और ऑन एन एवरेज हर दिन कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए पर सब्जेक्ट? नहीं, ट्वेल्थ मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, ठीक है, जो प्रिपरेशन का। अगर फ्रेशर्स का बात करें, ड्रॉपर्स तो फिर बाद में बात करते हैं। ट्वेल्थ पे अगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ट्वेल्थ में अब मिड ट्वेल्थ आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आपका पार्ट टेस्ट चालू हो जाता है। आपको लगेगा कि अब ये पहले मतलब जैसे 9th-10th में थे कि 9th पढ़ें, फिर 8th का भूल गए, 10th पढ़े 9th का भूल गए, तो ये होता था। बट आपको अब नहीं है कि आपको इतनी सारी चीज़ें रिटेन करनी है। आप 12th करते गए आपका पहला चैप्टर, पहला यूनिट ख़त्म हुआ, फिर आपको पता चलता है नवंबर दिसंबर से पार्ट टेस्ट चालू हो जाएगा, और उसमें 11th के भी चैप्टर्स आएंगे। सबसे मेन मतलब हार्डशिप इसी होता है कि 12th को करंट साथ में लेके और 11th का भी वापस से सारा चीज़ें रिवाइज करना, ये मेरे लिए सारा मतलब बहुत ये हार्डशिप था जब मैंने फ्रेशर ईयर में था, और सबको ही करता है अफेक्ट की। और इसी में सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि चैप्टर छोड़ना चालू कर देते हैं, अल्टीमेटली वो आपको बर्डन बन जाएगा पूरा। अब थोड़ा भी भले ही मतलब ना टाइम मिले, थोड़ा ही उस चैप्टर को उसी टाइम कीजिए मेरे हिसाब से, नहीं तो वो आगे जाके आपका बैकलॉग लगेगा। मतलब अच्छा तो यही होगा कि आप पहले ही सारी चीज़ें चैप्टर को करें और रिवीजन में रखें। नहीं तो भले ही आपने क्वेश्चंस भी लगाया, आपने उस चैप्टर को अच्छा भी किया, लेक्चर्स भी किया, बट अल्टीमेटली अगर आप उस चैप्टर को नहीं करिएगा तो सारा ही वो चीज़ चैप्टर पूरा ही मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, फिर से पढ़ना पड़ जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अगर एवरेज मतलब क्वेश्चंस की बात करें कि कितना करना चाहिए, तो नंबर तो ऐसे क्या बताएं, बट हाँ अगर आपको उस चैप्टर को ये करना है तो मेरे हिसाब से पहले आप तो वही जो हर मॉड्यूल्स में आपको मिलते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पहले आप लेवल 1 कीजिए, आपको स्मूथली वो चीज़ चैप्टर हो जाएगा। और मतलब जो टीचर्स ने लिखवाया आपको फार्मूलाज, उसी से क्वेश्चंस रहेंगे हमेशा। फिर लेवल 2 करेंगे तो आपको थोड़ा वो चीज़ +1 में जाएगा, इजी से मीडियम में जाएगा। उस वो करके आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हाँ क्वेश्चंस उतना ही जा सकता है मैक्सिमम। फिर आप ये सब मेंस के PYQ भी कर सकते, क्योंकि लेवल तो सेम ही है। फिर आप मेंस के PYQ करें, अपना AIPMT एम्स के करें, तब आपको आइडिया लग जाएगा आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है उस चैप्टर का और कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। तो आइडियली आपको मेरे हिसाब से हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे करने चाहिए, अच्छे लेवल के, जो आपको आप उस क्वेश्चन को मतलब एक उस चैप्टर के लिए नोट डाउन करके कर सकते हो कि हाँ कि जब मैंने आगे 2-3 चैप्टर कर लिया, उसके बाद अगर मुझे फिर वो चैप्टर में आना, तो आप वो 10-15 क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, फिर से रिव्यू करिएगा कि हाँ अब बन रहा है कि नहीं, अब वो चीज़ याद है कि नहीं। उससे आपको मतलब
अगर आप शुरू से ही हार्ड क्वेश्चंस पे वो करिएगा तो थोड़ा ब्रेन भी वो अडाप्ट करता है, क्योंकि इधर आपको जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वैसे ही टाइप का, न्यू टाइप के क्वेश्चंस बेस तो वो आने वैसे रहे, एडवांस में भले ही आते हैं कि मतलब आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, बट इधर आपको जो चीज़ आपको क्वेश्चन पहले भी आए हुए उसी बेस पे आएंगे, घूम के बस उसी हिसाब से आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, 10 15 20 क्वेश्चंस आप एक लेके चले, हाँ अच्छे क्वेश्चंस को लेके चले कि ये मुझे लास्ट में भी देखते हैं और देखते रहने हैं। और हर चैप्टर का तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास अगर फिजिक्स में 40 चैप्टर है तो आराम से आपके पास हो जाते हैं 1000 800-900 क्वेश्चन जिनको आपको रिव्यू करना है। हमें प्रिपरेशन के टाइम पढ़ाए, मतलब ऐसे पढ़ाते समय कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आप जिसको आपको बोला जाता है कि ये क्वेश्चन कर लो, रट लो। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में तो खासकर कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, तो वो चीज़ आपको बताया जाता है कि ये हाँ ये है, इसको अल्टीमेटली याद ही रखना, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आएगा और आपको मिलेंगे। आप टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग के, तो बड़े कोचिंग का, तो आपको मिलेगा वो सारे क्वेश्चंस, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स हाँ बैठ के ही बनाना है, मतलब प्रिपरेशन में ये चीज़ मैंने एक साल काफ़ी हेल्प किया। जो क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैंने पहले से ही मेमोराइज करके रखता, मेमोराइज मतलब उस चीज़ का कंसेप्ट था मेरे पास, बट उतना डेरिवेशन से अच्छा मैं रिजल्ट ही याद, मतलब रिजल्ट बस आंसर याद करना है। तो वैसे ही आप फिजिक्स में कर सकते हो कि बायो में वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बायो में बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डीपीपीज मिले 100, एक 4 डीपीपी मिलता है, हर डीपीपी सेट में 100-150 क्वेश्चन रहते हैं और पूरे से चैप्टर कवर हो जाता है टॉपिक वाइज। तो उसको हर चैप्टर के, मतलब बायो में मेरे हिसाब से हर चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली 300-400 क्वेश्चन वुड बी इनफ। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले, उसमें भी मेरे हिसाब से 100-150 क्वेश्चन वुड बी इनफ कि आपको हाँ चैप्टर का आ जाए। उसके बाद ये 100-150 क्वेश्चन के अलावा आपको एक 10-15 क्वेश्चन का जो अच्छे हैं उसका वो होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें वो चैप्टर तब आपको वो क्वेश्चंस को देखने कि ये कैसे हुआ, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखें और एक रिजल्ट भी लिख के रखें। वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। फिजिक्स में भी वैसे ही आपको, फिजिक्स में अगर आपका वीक है तब आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको देख के लगता है कि हाँ फिजिक्स ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आपका फिजिक्स अच्छा हो जाता है तो आप बहुत एज साइड पे रहिएगा ऐसे भी, और मतलब उसमें कम ध्यान भी दे तो भी फिजिक्स हो जाएगा। तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 200 मेरे हिसाब से होना चाहिए। और फिजिक्स में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस के जो कैटेगरी है वो थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हैं, 20 से 25 उतना काफ़ी होगा कि आप एक अच्छे क्वेश्चंस का बना लें। अच्छा होगा कि आप एक क्वेश्चन नोटबुक बनाएं जिसमें सारे ही जो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं उनको लिख के रखें, या आप अगर आप और मार्क कर सकते हैं अगर आपके पास बुक ही है तो, और मतलब उसमें इनसर्कल करके, जैसे मैंने डीसी पांडे था मेरे पास तो मैंने इनसर्कल करके रखा था। जब भी मैं वो चैप्टर के क्वेश्चन मतलब नोट्स किया मैंने पूरा, मतलब मेरा मेन फोकस रहता पहले रिवाइज कर लो पूरा नोट्स और फिर क्वेश्चंस बनाना। अगर 2-3 महीना बाद वो चैप्टर उठाया तो वो चीज़ था, तो मैंने पहले नोट्स कर लिया पूरा और फिर क्वेश्चंस का जो पहले क्वेश्चन जो अच्छे लेवल वाले थे मैंने इनसर्कल करके रखा था वो सब बनाया पहले। फिर अगर लगा कि हाँ वापस से सारा चीज़ बन जा रहा है तो वो चैप्टर मैं छोड़ देता था कि हाँ ये चैप्टर ठीक है अब मेरा। अगर वैसा हुआ कि नहीं बन रहा तब मैं फिर से वो सारी चीज़ें कोई भी बुक उठा लेता था। आराम से इतना कंटेंट है तो कोई भी बुक उठा लिया, उससे ईजी लेवल वाले मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे उनको कर लेता। पास आउट के बच्चों के बारे में कुछ बताओ जो इस साल ड्रॉप कर रहे हैं 12th के बाद, उनके पास 10 महीने का समय है, ठीक है। मेडिकल एंट्रेंस नीट में पास आउट का स्ट्रेंथ ठीक ठाक होता है। जैसे जेई में क्या होता है कि आप क्लास 12 के बाद 1 साल का आपको समय मिलता है, बस एक चांस और मिलता है। नीट में कैसा क्या है रूल? नीट में तो मतलब 1 साल में 1 ही बार होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्लास 12 के बाद 1 अटेम्प्ट और मिलता है जेई में। नीट में तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स, हाँ मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहते हैं। तो कुछ ऐसा लिमिट है क्या? नहीं अभी तो लिमिट नहीं है, आप 3 4 5 ड्रॉप ले सकते हो। हाँ, बट मेरे अकॉर्डिंग कि 2 या 3 ड्रॉप से ज़्यादा देना अब इस फील्ड में आपको वो नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा उस पे जा रहा है, टाइम बहुत है ये, हाँ ये फील्ड ही वैसा कि आपको पढ़ते ही रहना है। आपका एज भी एक फैक्टर बन जाएगा। आप 30-35 साल तक अगर आप यही करते रह जाइएगा तो फिर मतलब क्या बनता है।
आप मतलब और भी फील्ड आप वो स्विच कर सकते हैं, बट हाँ 1-2 ड्रॉप आप ट्राई मार सकते हो। 2 ड्रॉप हाँ, तक आप ट्राई फ्रेशर्स में नहीं हुआ, कोई गलती हुआ, आप 1 ड्रॉप लिए, फिर कोई मतलब मिस्टेक रह गया, कोई कमी रह गया, फिर आप 1 साल और ड्रॉप लिए। अल्टीमेटली 2 ड्रॉप देने के बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको पता हो जाना चाहिए कि आपके अब मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर हाँ फर्स्ट ड्रॉप दे के जैसे बूस्ट आया मेरा 560 से 701, तो मतलब मैंने टेस्ट मॉक्स चालू किया था, और मतलब जैसे मैंने प्लान्स किए थे सारे, वो 1 महीना मतलब मेरा 5 जैसे लास्ट ईयर 7 मई को टेस्ट हुआ था नीट का, तो उसके बाद हाँ ड्रॉप का तो उसी दिन पता चल गया था कि अब ड्रॉप लेना है। और जो मतलब वो स्पैन था, टेस्ट मॉक चालू होने वाला था मेरा 7 जून से, मैंने मतलब थोड़ा ऑल इंडिया लेवल वाला टेस्ट लिया था कि पता चले कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो वो जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीना था, जून में स्टार्ट होता है टेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीना में मुझे मेरा सारा प्लान्स रेडी था कि ऐसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने पहले तो रिलैक्स किया कि हाँ अब मेंटली प्रिपेयर होना है, तो मैंने 1-2 वीक तो रिलैक्स किया। उसके बाद उसी में प्लान्स बना लिया था मैंने, और एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मैंने जो वीक चैप्टर्स थे मेरे, कमी रह गई थी जिसमें, जो एकदम ही नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, उनको पहले ही करके रख लिया। मेरे इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो गया था, वो 1.5-2 महीना में रेडी कर लिया था मैंने नोट्स के साथ, रिवीजन बाकी था, बट हाँ अप्रॉक्सीमेट एक बार मतलब पढ़ लिया और नोट्स बनाया तो वापस से हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक मैंने किया था, ऑर्गेनिक मेरा लास्ट ईयर अच्छा ही था, तो इसीलिए ऑर्गेनिक पे ज़्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा, एम्फोसाइज नहीं करना पड़ा, और इनऑर्गेनिक किया। फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का जो पूरा लेता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी वेटेज लेते हैं, तो इनके अच्छे कर लिए थे। फिजिक्स में मेरा ऑप्टिक्स वीक था, तो उनको मतलब पहले ही मैंने कर लिया था इतने में। और उसके बाद जब मैंने ऑल इंडिया लेवल टेस्ट देता था, तो हर 2 वीक में अल्टरनेट वीक में टेस्ट होता था। अब उसमें जो यूनिट 1 में टेस्ट सिलेबस है, उसको मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर छोड़ देते हैं ना, अगली बार कर लेंगे, ये सब काम नहीं किया। पूरा यूनिट को कंप्लीट किया, टेस्ट दिया, और मेरे पहले ही टेस्ट में 660 मार्क्स आ गए थे। मैं ऑल इंडिया रैंक 29 थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 29 to 30,000 बच्चे थे उसमें, तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 29 था। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और लगा कि हाँ ठीक है, जो प्रिपरेशन जो प्लान्स किया वो ठीक चल रहा है। बट हाँ नेक्स्ट ही टेस्ट हुआ, उसमें मार्क्स गिर गए मेरे, 630 में आ गए, 620 आया था। मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब बनाए तो ठीक ही थे, अच्छा भी आया था, बट हाँ उसी को फॉलो किया। कुछ गलतियाँ जो हुई उसे वापस से एनालाइज किया कि क्या गलती हुआ। हाँ कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा मिस हो गया, ज़्यादा टाइम मैंने बस लेक्चर ही में कर दिया कि लेक्चर देख रहे हैं उसी से हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मुझे अपने लिए करने चाहिए वो मैंने नहीं किया था, तो उसको फिर और मतलब बेटर ये से किया। तो फिर हाँ फिर नॉर्मल 640 650 मेरे मार्क्स रहने लगे। तो पूरे प्रिपरेशन में अगर हम डिवाइड करना चाहे समय को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो मोटा मोटी बताओ अप्रोक्सीमेटली क्या परसेंटेज एक बच्चा अपने ओवरऑल स्टडिंग आवर्स का फिजिक्स को दे, कितना परसेंटेज वो केमिस्ट्री को दे, और बायोलॉजी में 2 पार्ट है, बॉटनी है और जूलॉजी है, उन दोनों को कितना कितना परसेंटेज दे? पहले तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि कितना आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। किसी का बायो को मतलब कोई बायो कर सकता है, तो मतलब किसी का अगर बायो अच्छा है 340 350 आ रहा है, तो आप बायो को थोड़ा साइड करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बूस्ट कर सकते हो। और अगर आपका फिजिक्स ठीक है तो उसी अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मतलब बायो पे मेन फोकस करना चाहिए आपको। हम लोग वैसे बात कर रहे हैं कि एक बच्चा मान लो कि अभी 12th के बाद ड्रॉप कर रहा है, और या फिर कोई 11th क्लास में है और बिल्कुल अपने प्रिपरेशन के बिगिनर फेज में, तो उसको तो अभी पता भी नहीं है कि मेरा क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, तो वो जैसे अभी शुरू कर रहा है पढ़ाई करने का, तो ऐसा होता है ना कई बार कि किसी एक तरफ वेटेज ज्यादा चला गया या वैसा हो गया, तो उसमें वो बच्चा को किस तरह के सेग्रीगेट करना चाहिए, और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा फिर तो समझ में भी आने लग जाए कि मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेस है। बट बिगिनर फेज में जो अभी बच्चा ड्रॉप कर रहा है पास आउट में या 11th में, वो क्या करे? एक बिगिनर जिसको मतलब पूरा ही कोई ये नहीं है, तो उसके लिए पहले तो आपको मतलब मेन बायो ही होना चाहिए, क्योंकि बायो ही 50% वेटेज लेता है। बायो आप इम्प्रूव करिए,
अगर आपका वैसा मतलब फिजिक्स में थोड़ा मैथ्स वैथ्स आता है तो डर भी लगता है, तो तब आप फिजिक्स पे स्विच कर सकते हैं, फिजिक्स को अच्छा करें, केमिस्ट्री आपका उसी में ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा 3 घंटा बायो में देना चाहिए, दैट वुड बी इनफ। फिजिक्स में आपको और देना चाहिए थोड़ा, फिजिक्स में एक्स्ट्रा फट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिर भी आपको देना चाहिए, वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो फिजिक्स में आपको उसमें भी मतलब मेरे हिसाब से 3-4 घंटा 3-4 घंटा आप लेक्चर्स करें, उसके बाद उस टॉपिक का क्वेश्चंस लगाएं। अगर आपको देखते हैं टॉपिक हिट कर रहा है और आप टेस्ट देंगे, जब जैसे ही आपका स्टार्टिंग वाला टेस्ट देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीक क्या है, उसी अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी वैसे ही मतलब 3-4 घंटा वुड बी इनफ। कि आप दिन में बात क्या है तो तीनों सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज ये अगर ये आप हाँ कोचिंग को साइड करके आप सेल्फ स्टडी में इतना दे, तब आपका सारा ही सब्जेक्ट अच्छा होगा। तुम अपना ड्रॉप ईयर का थोड़ा स्केड्यूल बताओ, सुबह से लेकर के शाम तक पूरा अपना जो स्केड्यूल है, अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर रहा है और जिस दिन उसका कोचिंग नहीं है, जिस दिन वो पूरा दिन भर फ्री है, वो किस तरीके से अपने स्केड्यूल को मैनेज करे। पहले तो मतलब मेरा तो कोचिंग मैंने लिया नहीं था ड्रॉप ईयर में, तो अगर मैं उस पहले तो उस पे बात कर लेता, फिर मैं कोचिंग वाले पे आता हूँ। तो अगर सेल्फ स्टडी वाला बात है तो जैसे मेरे को एक चीज़ बेनिफिट हुआ, क्योंकि ब्रदर से जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मुझे मिल गए। मैं टीचर से बात किया, उन्होंने मतलब लास्ट ईयर जो स्टूडेंट लोग नोट्स दे देते हैं तो उन्हीं का नोट्स ले लिया था मैंने, और नोट्स लेके प्रिपरेशन किया। और एक पॉइंट मेरे पास रह गया था कि वो नोट्स को बार बार रिवाइज करना। मेरे को टाइम नहीं लगा कि नोट्स में, क्योंकि नोट्स बनाने भी एक अलग से ही वो होता है, टास्क होता है, उसमें भी टाइम जाता है। तो ये क्या हो गया, आप मतलब आराम से नोट्स मिल भी जाता है ऑनलाइन, वो आप कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल क्या था? सुबह से शाम तक? शेड्यूल था मेरे ड्रॉप ईयर पे, पहले तो हम मतलब रात में ही पढ़ना ठीक लगता था मुझे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बजे 3 बजे तक मैं मैक्सिमम पढ़ता था। 3 बजे से 7:30 to 8, मतलब मैंने ट्राई किया था, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब था स्लीप साइकिल, सोए जा रहे वैसे था। तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा स्लीप साइकिल कंट्रोल में रहे, 6 से 6.5 घंटे, मतलब मेरे हिसाब से 6 से 6.5 घंटे बहुत होता है एक एस्पिरेंट के लिए। अब 1 साल थोड़ा सेक्रीफाइस करना तो ठीक ही है। तो 6 से 6.5 घंटे मैंने ट्राई किया था कि उतना हो। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके सारा पढ़ने बैठ जाता था। मेरे को थोड़ा घर में मतलब बहन वहन थी तो मुझे प्रॉब्लम होता, तो मैं लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी में आपको ये फ़ायदा था कि आप दूसरे बच्चे को देखते थे कि हाँ यार ये पढ़ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्ट, घर में जाके मोबाइल उठा लिए, रील्स स्क्रॉल करने लगे, तो वो चीज़ लाइब्रेरी में जाके आपको नहीं मिलेगा। कोई आपको ना डिस्टर्ब करने आएगा, और थोड़ा फ्रेंड्स अवॉइड करना ही ठीक होता है। तो लाइब्रेरी में अकेले बैठ के पढ़ना, देख रहे दूसरा एस्पिरेंट पढ़ रहा है तो थोड़ा लगता है कि अरे इतना पढ़ रहा, आगे निकल जाएगा, अपना भी करते। तो बस बैठ के मैंने जितना देर मेरे से हो पाता था मैं पढ़ता था। फिर 2 से 3 बजे थोड़ा देर का ब्रेक लिया, उसमें भी मैं नोट्स ही पलटता था बस कि हाँ, और जो मतलब मैंने 2-3 पेज के नोट्स बना के रखे थे जो एज अ शॉर्ट की तुरंत रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन के लिए। तो खाने टाइम भी बस एक पलट लेते थे, वो करते थे। उसके बाद घर जाके फिर थोड़ा रिलैक्स करते थे, 1-1.5 घंटा किसी से बात कर लिए, टेक्स्ट पे बात कर लिए, कॉल पे बात कर लिए, वो करके फिर मैं लग जाता था। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 मतलब हाँ, लाइब्रेरी जो मैं जाता था 10 बजे, वो मैं फिर लौटता था 8 बजे। 8 बजे वो रिलैक्स करके 9 साढ़े 9 में डिनर साथ में करके फिर मैं बैठता था, वो फिर 3 बजे तक जाता था। बीच में हाँ मतलब वॉशरूम के लिए बीच बीच में उठता था, बट हाँ इतना मेरा था हमेशा से। कितना स्टडिंग आवर्स हो गया दिन भर में ऑन एवरेज? स्टडिंग मेरा हमेशा से ही 10 घंटे तो अप्रॉक्सीमेटली ऊपर था, 12 से 13 घंटा। 12-13 घंटे हर दिन का ऑन एवरेज। और वो मैं जब लास्ट का मंथ था, जब पूरा सिलेबस हो गया था, बस अब रिवीजन और फुल टेस्ट देना था, तब मैंने इसको और बढ़ाया था, तो अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 14-16 घंटा भी हो जाता था। मतलब पूरे पास आउट के तुम्हारे टाइम पे, क्लास 12 के टाइम पे तुम्हारा ऑन एन एवरेज जो स्टडिंग आवर्स था वो 12-13 घंटे तो रहा ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग को समझना कि कम पढ़ाई करके ज्यादा नंबर लेकर के आना ये ऑप्शन में ही नहीं।
इसका कोई ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। वो है कि कोई कोई बच्चा होता है जिसको कम पढ़ के भी आ जाता है। मैं थोड़ा था कि थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता था चीज़ों पे, इसलिए आप भले ही आप, हाँ, और मैं मतलब इसमें भी स्मार्ट वर्क करके भी इतना हो जाता था, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स करना पड़ा। और जनरली सारे ही बच्चों का ऐसा ही होता है, हर बच्चा बॉर्न जीनियस होता नहीं, या जिसको कम पढ़ के भी हो जाता है, वो कैटेगरी वाले बच्चे काफ़ी कम होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 7-8 घंटा तो सेल्फ स्टडी में निकालना, हाँ, कोचिंग में अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी में निकालना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में भी कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस बना ही रहे हो, उसमें भी आपको टीचर्स बता ही रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन तो उसमें भी हो रहा है। बट हाँ, सेल्फ स्टडी करके आपको एक अपना भी ब्रेन आपको खुलता है, अपने हिसाब से भी काम पड़ता है कि आपको कैसे फोकस करना है, फोकस करके मतलब उसमें भी आपको फोकस करके 12-13 घंटे उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत तो कभी माइंड डाइवर्ट हो के कुछ सोचने लग रहा है कैसे हो रहा है, तो वो सब चीज हाँ उस पे हम आने वाले हैं कि जैसे जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, एक तो होता है जो डिस्ट्रैक्शन सब लोगों को दिख रहा होता है, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स और ये सब चीज जो चलता है, ये मोबाइल गेमिंग हो गया, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो गया जो हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए तो हैं, 1 घंटा बीत गया है और कुछ हम एज सच फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं चला रहे, गेम भी नहीं खेल रहे हैं, बट दिमाग में कुछ चल रहा है और 1 घंटा बीत गया, फिर अचानक से रियलाइज होता है कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। कैसे हैंडल करोगे सारे डिस्ट्रैक्शन, कैसे हैंडल किए तुम सारे डिस्ट्रैक्शंस को, किस तरह से? अगर सोशल मीडिया की बात करें, 10th में ही मैं तो इंस्टा ये सब भी चलाता था और क्या बोलते हैं पबजी भी खेलता था मैं तो 8-9 में वो आदत थी, पेरेंट्स ने छुड़वा दी थी पबजी वाला। और 10th तक मैंने ऐसे बर्थडे पे रिजोल्यूशन लिया कि अब बंद करते हैं, तो मैं फिर परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया था 10th में ही। उसके बाद 2 साल नो सोशल मीडिया, नो गेमिंग, एकदम मेरा डिब्बा टाइप वाला फ़ोन था, मतलब था स्मार्टफोन ही बट उसमें वैसा कुछ चलता नहीं था, तो पूरा ही मैंने कट ऑफ था ये सब चीज़ें जो था बाहरी, मतलब कोचिंग में फ्रेंड से, कोचिंग में स्कूल्स में भी फ्रेंड से, जो उन्हीं से बस बात होता था। कॉल पे व्हाट्सएप थोड़ा बहुत यूज़ करता था मैंने, क्योंकि नोट्स डॉक्यूमेंट्स कभी किसी से काम रहा तो इसलिए यूज़ करता था। बाकी सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ थे। आपको भी होना चाहिए, ज़्यादा सोशलाइज होना अभी 2 साल ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, जो चीज़ होगा उसके बाद ज़रूर हो पाएगा। अब मेरे पास अब सारा चीज़ का टाइम है तो मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको 2 साल होना चाहिए कि आप कोई ये सब ना करें। भले आप थोड़ा यूट्यूब माइंड फ्रेश करने के लिए गाना सुन सकते हो, गाना सुनना ये था मेरा पूरा प्रिपरेशन में, गाना बहुत हेल्प किया। और बात रहा कि पढ़ते पढ़ते माइंड डाइवर्ट होना, तो वो चीज़ तो मेरे साथ काफ़ी होता था। 12-13 घंटा उतना, मतलब 12-13 घंटा बैठना, उसमें इफेक्टिव निकालना, वो चीज़ काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उतना पूरा इफेक्टिव तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तुम जैसे पढ़ते पढ़ते हिट मारा कुछ भी, लास्ट ईयर मतलब जैसे काफ़ी दोस्त लास्ट ईयर ही निकल गए, तो उनको देख के लगता है इन लोग तो कॉलेज चल गया, हम कहाँ रह गए, हम क्या कर रहे हैं, वैसा थॉट्स आता है। बट हाँ, वो चीज़ थोड़ा ही तक मैंने रखा कि पूरा अफेक्ट ना करे वो सारी चीज़ें। उसके लिए कि हाँ, उस टाइम अगर आपको करता बुक बंद कर दीजिए, वो नहीं कि बस ज़बरदस्ती पढ़ना पूरा ही मतलब है कि आप पढ़ाई भी वेस्ट कर रहे हो और मतलब थोड़ा थॉट्स भी आ रहा है, जो इमोशंस निकल सकता है आपका, आप उसको भी दबा रहे हो। तो उससे बेटर होगा कि आप हाँ थोड़ा देर ब्रेक लें। यूजुअली जिनको मतलब नैप तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ले पाते, 10-15 मिनट का पावर नैप। तो आप ये कर सकते कि बुक बंद कर दे, शांति से थोड़ा टहल वहल ले, अच्छा अगर छत पे आपके ये है तो आप वो कर सकते हो। बाकी हाँ, लेकिन ये बोलो कि पढ़ाई छोड़ दे उस टाइम और फिर आके वापस कोई एक्स्ट्रा थॉट्स ला के बस मेन फोकस रखे कि हाँ अब करना है, कॉलेज जाना है, बस अब इतना ही, इसमें अब और साल नहीं देना है। तो बस उस चीज़ को पॉजिटिव वे में रख के मतलब कि कितना आगे आप क्या कर सकते हो, कितना अच्छा टाइम आएगा अगर आप सारा चीज़ अब सक्सेस मिले आपको, तो वो सारी चीज़ों को मैं ऐसे पॉजिटिव ये रख के मैं अपना चलते जाता था और पढ़ाई कंटिन्यू रखा उस चीज़ में, उस चीज़ को अफेक्ट नहीं किया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम पावर नैप का बात की है। अगर कोई बच्चे इसको लेते हैं तो बहुत अच्छा चीज है, नहीं तो अगर इनके पास टाइम है तो वो प्रैक्टिस करके इसको डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10-15 मिनट का पावर नैप वाला किसी को हैबिट हो जाए, वो बॉडी को बहुत एनर्जाइज कर देता है।
एक तो वो थॉट प्रोसेस को बहुत सेटल डाउन करेगा, एक तरह का मेडिटेशन है कि आप पूरी तरह से सोए भी नहीं हैं और आपको सब कुछ पता है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, और फिर जब आप उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चे ये भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे तुम एग्जाम नीट का दिए और फिर वापस आकर के मार्क्स कैलकुलेट किए होगे, तो 700 प्लस तो तुमको दिख रहा होगा, क्या रैंक एक्सपेक्ट किए थे उस समय? मतलब आते ही लगा था कि पेपर अच्छा गया है, मतलब निकलते ही पापा पूछा कैसा गया, हम बोले फाड़ गया। तो उसके बाद घर आए तो कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट था बायो में, मैं आते ही पापा फ़ोन लिया, कार में ही गूगल किया, बोले ठीक है सही था दोनों क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज़ क्या हुआ था, मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया कि 5 को था मेरा टेस्ट, एक तारीख को मम्मी अनकॉन्शियस हो गई, अचानक से उनको मम्मी को एडमिट करना पड़ा, 1-2 तारीख वो एडमिट ही रही, वो फिर वो हॉस्पिटल भी बीच में दौड़ना पड़ा। तो अचानक से वो चीज़ हुआ और मतलब अचानक लगा कि क्या हो गया, मतलब मम्मी बहुत अनकॉन्शियस हो गई थे और काफ़ी चीज़ बोल रही थी, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। फिर पापा वापस सब आए, पापा बाहर रहते हैं, वो आए तो वो लोग फिर संभाले, फिर मैं वापस से मतलब कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, मतलब आप ये कह सकते, अब बहुतों के साथ ये सब चीज़ होता है। तो आप देखिए कि मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली वो में रखा, मतलब ये नहीं हुआ कि मेंटली अफेक्ट करके, मैंने रखा कि हाँ ठीक है, इतने लोग हैं, मम्मी ठीक हो जाएगी। मम्मी बोली कि ठीक है तुम जाओ पढ़ो, मतलब आ गई थी मम्मी ठीक और कॉन्शियस में, तो फिर बोली कि नहीं तुम पढ़ो जाके। मैं फिर वापस से अपना चालू कर दिया। बात रहा, हाँ फिर उस दिन आया, मैंने टेस्ट जोड़ा, डर भी लग रहा था कि ये सब भी हुआ था, कम नहीं हो जाए, बट हाँ पेपर देख के लगा कि हाँ अच्छा गया, क्वेश्चंस भी अच्छे थे, लगा कि हाँ अच्छा गया, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग था सारा चीज़। आया जोड़ा और हाँ फिर उसी दिन मुझे हॉस्पिटल भी दौड़ना पड़ गया, तो जैसे ही टेस्ट दे के आए, मतलब मैंने पेपर जोड़ा भी नहीं था, तो हॉस्पिटल रश करना पड़ा, फिर दिखवा के वापस लाएँ तो हाँ फिर ठीक था, फिर मैंने जोड़ा। उसके बाद जोड़ते ही मुझे 701 दिख गया था, उसी दिन मेरा एक्सपेक्टेड आ गया था। बताया पूरा घर में खुशी का माहौल था, तो वो चीज़ लगा। बट उसके बाद हाँ था कि मैंने लास्ट ईयर का देखा, 2022 का देखा, 2021 का देखा, किसी में तो दिखा कि 700 पर डबल डिजिट रैंक है, बट उतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि हाँ 2023 के अकॉर्डिंग ही सब बोल रहे थे पेपर था, और मुझे भी वैसा ही लगा कि लास्ट ईयर टाइप ही पेपर था। तो जैसे मैंने देखा कि 705 था लास्ट ईयर झारखंड टॉपर का, उनका रैंक था 140s में, तो लगा कि मैं हाँ मतलब पेपर कट ऑफ हाई जाएगा, वो सारे कोचिंग से वीडियोस में आ ही रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 620 630 जाएगा कट ऑफ। तो मेरा था कि मैक्स टू मैक्स, मतलब ऐसे तो लेके चल रहा था कि 400-500 में आ जाए। मैं तो जैसे एलन का रैंक प्रेडिक्टर होता है ऐप जो होता है, उसमें मैंने अपना मार्क्स डाला, आकाश का भी मम्मी भी मार्क्स डाला, तो वो मतलब अंडर 500 लिख रहा था 701 में डालने में। ठीक है भाई 501 आ जाएगा, मतलब ऐसे मैंने सबको बताया नहीं था, बट हाँ कि देख के बहुत ये लगा, मन फिर में तो एक एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है कि अंडर 500 भाई अब ट्रिपल डिजिट में रैंक रहेगा। फिर मैंने लेके चल रहा था कि, और मतलब ना दिख रहा था कि बहुतों का अच्छा गया, जैसे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन दिख रहा था मेरे, मतलब बहुत लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनका सब लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि मेरे 690 आए हैं, 670 आए हैं, मुझे क्या मिलेगा, सब बहुत एक्साइटेड, मतलब दिख रहा था वैसा कि सबका ही अच्छा गया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा, तो मतलब ठीक है मेरा तो सेफ साइड में ही है। फिर लगा कि हाँ ठीक है 800-900 तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स, हाँ मैक्स टू मैक्स अंडर 1000 तो रहेगा ही, उतना ही मतलब मान के चल रहा था, उसका भी था। फिर सब सारी चीज़ नॉर्मल हो गया। फिर OMR भी जब ऑफिशियल OMR आया, मैंने मतलब इसके पहले मैंने 2-3 बार जोड़ के देख लिया, मतलब इतना मतलब ये हुआ कि 701 मतलब इतना रैंक आ जाएगा, तो मैंने 2-3 बार जोड़ के देख लिया, 2-3 बार कैलकुलेट किया, उतना ही आ रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ OMR से भी उतना ही बना एग्जैक्ट, और जो कुछ ऐसा लग रहा था कि OMR गलती ना हो जाए, बबल में बहुतों का बबल में मिस्टेक हो जाता है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना, क्योंकि मेरा पेपर ऑलमोस्ट 4 ही बजे हो गया था, 4:10 4:15 तक हो गया, तो मेरे पास ये सारा टाइम रिवीजन करके, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को देख के बबल किया, तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते। बाकी रहा ये कम, तो मैंने देखा हाँ OMR से भी सही रहा, ठीक है अब तो 1000 रैंक पक्का है। उसके बाद
रिजल्ट हाँ, फिर अपना अपना चालू हो गया लाइफ से, अपना जिम कर रहे हैं, था एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आया रिजल्ट, हम ना जिम में थे, आराम से वर्कआउट कर रहे थे, आया कि अचानक से रैंक है, क्योंकि मतलब एक दिन पहले ऑफिशियल आंसर किया आया था, क्योंकि बोनस जो मिला था एक रिजल्ट दिन आने वाला था 14th को, आ हाँ गया 14th को, हाँ। और उसी दिन मतलब एक दिन पहले ऑफिशियल आंसर किया था, मतलब कोई नहीं सोच सकता कि नेक्स्ट डे रिजल्ट निकल जाएगा। देखा, डाला से हम देखे 701 है, कोई गलती नहीं हुआ, मतलब ठीक है। उसके बाद देखा रैंक 1613, तब बैठ गया मन सावन की इतना ला के भी 1600 4 डिजिट रैंक है, मतलब ख़राब सा लगा। बट फिर जब घर आए फिर देखे कि भाई साहब यहाँ तो अलग ही चल रहा है, सबका ही मतलब अजीब सा हो गया है। फ्रेंड लाया 646, उसका 33,000 रैंक, मतलब गवर्नमेंट मिलना मुश्किल था। तो मतलब उसी में कि ठीक है, अब जो आया सो आया, बाकी अब आगे देखा जाएगा। बट जैसे ये बात हो रहा है हाँ, कि फिर जिसको जब भी बोनस मार्क्स मिला है, ग्रेस मार्क्स मिला है, उसका वापस से री एग्जाम होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वैसे केस में तुम्हारा रैंक और इम्प्रूव होने का चांसेस है। बट वो है कि अब देखिए कि जिनको ग्रेस मिला है उसमें से ऐसा मतलब न्यूज़ है कि आधे से बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए। अच्छा, ग्रेस मिलने के बाद हाँ, भी? और पेपर लीक का जो पटना में इनफैक्ट जो पेपर लीक हुआ एक बच्चा का, वो मतलब वो ढंग से आई गेस 300-400 भी नहीं ला पाया, उसको पेपर रात में रटवाया भी गया तो वो भी नहीं ला पाया। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। बट हाँ, जिनको मिला ग्रेस मतलब वो 720 में ही पहुंच गए। पैसा भी हुआ। हाँ, 720 में ही पहुंच गए, मतलब रैंक मतलब जैसे ऑल इंडिया रैंक मतलब 3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे ही आते थे यूजुअली। बट हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा था, पेपर नॉर्मल था, तो इसीलिए कोचिंग वाले भी बोल ही रहे थे, क्योंकि मतलब ये तो ग्रेस वाला तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। कोचिंग वाले तो पहले ही एक्सपेक्टेड स्कोर निकाल दिए थे, तो अप्रॉक्सीमेटली 30-40 तो हम लोग लेके चल रहे थे कि हाँ 720 30-40 लोग हैं। बट आया 67, तो वो फिर 718 719 वाला दिखा, तब पता चला कि हाँ ग्रेस वाला सिस्टम हुआ है। जिनको 600 मतलब वो जो जिनको मिला है वो 100-150 ग्रेस मिला, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी गलत थी। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए एनटीए को। तो उसके बाद बट मेरे को लगता है अभी ये वाला रैंक में ही अफेक्ट होगा जो मतलब कम वाला में है, मतलब तुम्हारा रैंक बहुत असर उसका नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब मेरा ही पड़ सकता है, आगे वाला को क्या ही पड़ेगा जब जिनका 1-2 मार्क्स पे, तो मेरे को नहीं लगता है। इसी तुम्हारा कुछ रैंक इंप्रूव होने का चांस है उस वजह से। 100 ही टाइप 100-150 लगता है। कौन सा कॉलेज मिलने का एक्सपेक्टेशन तुमको इस रैंक पे? जैसे अगर 1600 मतलब अभी क्या आएगा ग्रेस के हट के वो तो नहीं पता मुझे, बट हाँ जो अभी आया 1613 उसके हिसाब से एम्स पटना हो सकता है। फिर कोलकाता में एम्स कल्याणी है, वो सब हो सकता है। मतलब मैंने तो जैसे ही आया था मैंने ऋषिकेश में सीनियर थे उन लोग से बात किया था, बट ऋषिकेश का तो बहुत ही कम चांस लगा। लास्ट ईयर तो 691 पे ही मिल गया था जिन्हें, तो लगा कि मतलब हाँ ऋषिकेश पहले ही भर जाता है, मे बी राउंड 3 तक जाए तो मे बी मिल सकता है। बट हाँ पटना और ये का तो फिक्स है, क्योंकि एम्स का टैग थोड़ा अलग ही लगता है, इसीलिए एम्स का ही ये है। थैंक यू सो मच आयुष, बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा। हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स पे बात किए। हाँ हम लोग नीट पे जो भी चक्कर हुआ है, जो भी गड़बड़ हुआ उस पर बात किए। एक टॉपर का पर्सपेक्टिव भी लिए कि एक बच्चा जो 7+ लेकर के आया है वो उस चीज को कैसे देख रहा है, और वो भी अगर चाह रहा है कि भाई थोड़ा एक स्टैंडर्ड पे चीजें थोड़े सॉर्ट आउट हो जाए, वो दोनों के लिए ही वो हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चों का जेन्युइनली अच्छा नंबर आया है उनका नंबर रहना भी चाहिए, उनको दोबारा एग्जाम देना भी नहीं चाहिए। और जो बच्चों का एक्चुअली इस वजह से ग्रेस मार्क्स की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स आया है तो वो गलत हुआ है, उनका वापस से रीटेस्ट होना चाहिए और एक नया रैंकिंग निकालना चाहिए। और तुम्हारा जो भी मार्क्स आया बहुत आउटस्टैंडिंग है। द होल ब्रदर्स एकेडमी फैमिली इज हाईली प्राउड ऑफ यू, और हम लोग बस होप करेंगे ऐसा, क्योंकि ब्रदर्स एकेडमी का अभी तक जो भी मार्क्स रहा है नीट में उसमें तुम टॉपर हो मार्क्स के बेसिस पे। 700+ अभी तक ब्रदर्स एकेडमी में किसी का आया नहीं, पहली बार आया, ठीक है। और वी जस्ट होप, वी जस्ट विश यू कि फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, और जिस इंटेंशन के साथ तुम इस फील्ड को चुने हो उस इंटेंशन को आगे चलकर पूरा करो। बेस्ट ऑफ लक। Thank you, and thank you to sir and Brothers Academy whole team for having me here, and to all the
मतलब जो भी चीज़ें ब्रदर्स ने की मेरे लिए काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है। हमेशा ही ब्रदर्स की टीम के लिए वो रहूँगा।